છે મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ। ઓર્કલા इंडियाना MD અને CEO संजय शर्मा अपनी साथ जोड़ा गया है। संजय सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले सर एक शुरुआत करेंगे कंपनी के ओवरऑल बिजनेस मॉडल के साथ। व्यूअर्स के लिए जानना चाहेंगे सर, क्या कंपनी का यहाँ से बिजनेस मॉडल है ओवरऑल, इसके ऊपर एक फ्यू डिटेल्स जानना चाहेंगे। चांदनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को आपके शो पे बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं सारे व्यूअर्स को नया साल की मुबारक देना चाहता हूँ। आपको ये विक्रम संवत 2082 आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। थोड़ा हमारी कंपनी के बारे में मैं बताता हूँ। ऑर्कला इंडिया 2007 में ऑर्कला ने एमटीआर के एक्विजिशन के थ्रू हम भारत में आए थे। हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो एक लोकल बिजनेस और लोकल ब्रांड को बनाने का है। आम एमएनसी जब इंडिया में आते हैं वो लोग ऑल इंडिया प्ले करते हैं, पर हमारा नजरिया ये है क्योंकि हम लोकल ब्रांड्स और लोकल बिजनेसेस बनाना चाहते हैं। क्योंकि जो खाने की बात होती है, आप जानते हैं कि गुजरात का खाना महाराष्ट्र के खाने से अलग है, और जब आप साउथ इंडिया आते हैं तो वहाँ का खाना बिल्कुल अलग होता है। तो जो हमारे ब्रांड्स है और जो हमारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो सारे एक लोकल कर्नाटका और केरल मार्केट के लिए है। एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूँ और अश्योर करना चाहता हूँ सब इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स को कि हमारे कोई भी प्रोडक्ट में कुछ भी नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट हम नहीं डालते। जो भी है मसाले हैं। हाँ, केरल की पॉपुलेशन 97% नॉन वेजिटेरियन है, तो वो हमारे मसाले खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट इसमें कुछ भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट हम नहीं डालते। तो ये मैं एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ सबको। जी। और सर, सबसे पहले तो सर आपको भी नए संवत की काफ़ी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आगे से जानना आईपीओ के रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे हम देख रहे हैं एक डेट फ्री कंपनी है और कैश फ्लो भी एक पॉजिटिव हम कंपनी का देख रहे हैं। इशू कम्प्लीटली यहाँ से हम देखने जाए तो ओएफएस है, पूरा देखने जाए तो क्या सर वजह है प्रमोटर यहाँ से स्टेक सेल कर रहे हैं, वो जानना चाहेंगे। तो देखिए, हम 2007 में इंडिया में आए थे। हमने एक बहुत अच्छी कंपनी डेवलप की है। भारत में आने का सबका मकसद यही होता है कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी में पार्टिसिपेट करें, और आज हमने जो कंपनी खड़ी की है करीबन करीबन 2500 करोड़ की कंपनी है। अच्छा प्रॉफिट लाइन है। हमारी जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी काफी अच्छी है। और अब हम सोचते हैं कि अब हमारी कंपनी काफी बड़ी हो गई है और हम चाहते हैं कि आगे की ग्रोथ जर्नी और आगे की वैल्यू क्रिएशन जर्नी हम इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें। और इससे आपको एक और चीज पता चलती है कि जो ऑर्कला है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी कमिटमेंट इंडिया को और स्ट्रांग हुई है। अब ओएफएस हमने क्यों किया? अब आप देखेंगे हमारी बैलेंस शीट और कैश फ्लो को देखेंगे तो हम करीब 300 से 400 करोड़ रुपए हर साल हम जनरेट करते हैं। 350 करोड़ का कैश बैलेंस है हमारी बैलेंस शीट में। तो हमको जो ग्रोथ कैपिटल चाहिए वो हम इंटरनली अक्रू करते हैं। हमको कुछ एडिशनल बाहर से ग्रोथ कैपिटल नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने प्राइमरी इशू नहीं किया। और उसकी वजह से फिर अगर हमको कैपिटल मार्केट्स में और इन्वेस्टर बेस अगर हमको बढ़ाना हो तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो एक सेकेंडरी इशू करने का। तो ऑर्कला ने और मीरन ब्रदर्स जो हमारे दूसरे शेयर होल्डर्स हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम करीब 16.7% डाइल्यूशन लेके हम एक सेकेंडरी ऑफर मार्केट में देंगे। जी। संजय सर, आगे कुछ फाइनेंशियल टर्म्स पे जानना चाहेंगे। यहाँ से सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ रेट जो है वो आप कैसे देख रहे हैं, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे रेवेन्यू मिक्स गोइंग अहेड इन स्पाइसेस वर्सेस प्रीपेड डिशेस, वो आप कैसे देख रहे हैं, वो दोनों जानना चाहेंगे। हाँ जी, तो जैसे कि आप हमारे आगे का रास्ता अगर आप बात कर रहे हैं हमारे ग्रोथ की, अगर आप हमारे हिस्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि 2010 और 2020 के बीच में जब हमारे पास खाली एमटीआर ब्रांड था, हमने बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ करीब 13% की ग्रोथ दी थी। कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे हमने ईस्टर्न की एक्विजिशन की थी। अगर वो कोविड के इफेक्ट हटा दे और 22 और 24 के बीच में देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमने 13.2 परसेंटेज की ग्रोथ दी है। तो हमारी कंपनी एक डबल डिजिट ग्रोथ पैटर्न डिलीवर करते आई है। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप थोड़ी सॉफ्टनेस देख रहे हैं, बट ये सॉफ्टनेस जो आई है वो कमोडिटी प्राइसेस, जैसे जो स्पाइसेस के प्राइसेस है
वो काफ़ी गिरे हैं। जो मिर्ची हम 120 से 150 रुपए किलो खरीदते थे, पहले साल में 100 से 110 रुपए किलो हुई और फिर उसके बाद 70 से 90 रुपए किलो हुई। तो हमको क्योंकि इस मार्केट में डोमिनेंट जो मार्केट है, वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो हमको थोड़े दामों को कम करना पड़ा क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के रिलेटिव प्रीमियम हमको मेंटेन करने पड़े। उसकी वजह से आपको थोड़ी शॉर्ट टर्म सॉफ्टनेस नज़र आ रही है हमारे नंबर्स में। बट आप हमारे पीएटी को देखेंगे, तो पीएटी हमारा शायद 23 से 25 तक लगता है कि गिरा है, पर उसमें एक 2023 में हमने एक हमारा ईस्टर्न के साथ मर्जर कंप्लीट हुआ। उसकी वजह से हमको एक डेफर्ड टैक्स क्रेडिट मिला था करीब 1 150 करोड़ का। तो सही सही मायना अगर आपको सही इंडिकेटर अगर देखना है तो आप हमारे पीबीटी को देखिए। पिछले 3 साल में हमारा पीबीटी करीब 17.6% से ग्रो किया है। तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है और हम सोचते हैं कि इसी प्रोफाइल को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। सर और सर आगे जानना चाहेंगे यहाँ से करंट शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वो कितना है और कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं शिफ्ट यहाँ से फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड? हाँ जी, देखिए अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट करीब 40 ऑर्गेनाइज्ड मार्केट करीब 40% है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट करीब 60% है। अब जैसे-जैसे आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, आज हमारी पर कैपिटा इनकम साल ब साल बढ़ी जा रही है और जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी और ग्राहकों के पास और पैसा आते रहेगा, तो आम तौर से हम देखते हैं कि शिफ्ट होता है अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। आप बाकी कैटेगरीज़ को भी देखेंगे जैसे कि तेल की कैटेगरी है, उसमें शिफ्ट हुआ है, आटे की कैटेगरी है, उसमें शिफ्ट हो रहा है। आप दही को देखेंगे तो दही की कैटेगरी भी जो घर में बनता था, आज हम बाहर का दही खरीदते हैं। तो हर कैटेगरी ऑर्गेनाइज़ से अनऑर्गेनाइज़ शिफ्ट होती है और अनऑर्गेनाइज़ से ऑर्गेनाइज़ की तरफ शिफ्ट होती है और इसमें बेसिकली कंज्यूमर एक अनअडल्टरेटेड प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, कंसिस्टेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट, ये 3-4 चीज़ें देखता है, जिसकी वजह से वो फिर एक ब्रांड को चूज़ करता है और हम सोचते हैं कि हमारे ब्रांड्स एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी और एक जो जो आमतौर से घर में मसाले बनाने की प्रैक्टिस होती थी, उसको हम रेप्लिकेट करते हैं और कंसिस्टेंट क्वालिटी हमारे कंज्यूमर्स को देते हैं। तो ये चीज़ें ड्राइव करती हैं शिफ्ट एक अनऑर्गनाइज्ड मार्केट से ऑर्गनाइज्ड मार्केट की तरफ। जी फेयर इनफ सर। सर एक्विजिशंस के ऊपर जानना चाहेंगे संजय सर, एज ग्रोथ स्ट्रेटजी कहाँ पर है और एक्सपेक्टेड एक्विजिशंस जो है इसके ऊपर कुछ अगर डिटेल्स शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया। ये हमारी स्ट्रैटेजी में बड़ा क्लियरली लिस्टेड है कि हम बिलीव करते हैं कि ब्रांड लोकल होते हैं और अगर हमको और ब्रांड्स ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं और कुजीन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर हमको अलग ज्योग्राफी में जाना है तो हमको मार्केट लीडिंग ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। और मार्केट लीडिंग ये ब्रांड क्यों? क्योंकि वो कल्चर और कुजीन को बेस्ट रिफ्लेक्ट करते हैं और उनकी कंज्यूमर फ्रेंचाइज भी अच्छी होती है। तो हम और पार्टनरशिप बनाना चाहेंगे। एक हमारे मॉडल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल ईस्टर्न कॉन्टिनेंट रहा है, जो हम केरल में बहुत सालों से घुसने की कोशिश कर रहे थे, बट केरल में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ब्रांड थे। फिर हमको मौका मिला ईस्टर्न से पार्टनरशिप करने का और हमारी इस पार्टनरशिप से अब देखते हैं कि हमने ईस्टर्न को भी उसी तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं जैसे कि हम एमटीआर को ग्रो कर रहे हैं। राइट सर, एक्सपोर्ट के ऊपर भी जानना चाहेंगे, लाइकली शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स अगर गोइंग फॉरवर्ड देखें वो क्या रहेगा? और एक चीज़ सर मैं कवर करना चाहूँगी संजय सर, साउथ इंडियन मार्केट, बियॉन्ड साउथ इंडियन मार्केट अगर देखें तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ वो क्या आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए एक्सपोर्ट्स हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस है। ये पहले दोनों ब्रांड इंडिविजुअली एक्सपोर्ट करते थे, आज हमने एक कंबाइंड तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और एक्सपोर्ट्स का जो बिजनेस है वो एक स्केल बिजनेस बन चुका है। अब हम करीबन 400-500 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, करीब 21% ऑफ द रेवेन्यूज हमारी एक्सपोर्ट से आती है। ज़्यादा हमारा जो फुटप्रिंट है वो मिडल ईस्ट और यूएस और कनाडा का है। 45 कंट्रियों में करते हैं, बट ज़्यादा हमारी सेल इस रीजन से आती है। और ये हम नज़रिया आगे चालू रखेंगे। अच्छा, आजकल हमारी ग्रोथ अच्छी आ रही है एक्सपोर्ट से। और सॉरी, आपका दूसरा प्रश्न क्या था?
आई मिस दैट। हाँ से अगर देखें ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस कैसी है बियॉन्ड साउथ इंडियन मार्केट? देखिए, साउथ इंडियन मार्केट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट है। हम उन कंपनियों में से नहीं है जो ऑल इंडिया जाके अपना धंधा बनाते हैं। हम चाहते हैं कि जो मार्केट में हमारा ब्रांड, कल्चर और कुज़ीन को रिफ्लेक्ट करता है, उसके अंदर हम डीप जाएँ। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2007 में जब हमने एंट्री ली थी, हम करीब ₹16 पर पर्सन से एनुअली सेल जनरेट करते थे। आज हम वही सेल करीब ₹110 पर्सन जनरेट करते हैं। जब आप उसको देखेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा सबसे लार्जेस्ट सेलिंग वेरिएंट है सांभर मसाला जो करीब ₹76 फॉर 100 ग्राम्स है। मतलब 110 को अगर 76 से आप डिवाइड करेंगे तो 120 ग्राम पर पर्सन पर ईयर हम बेचते हैं। आप सांभर को देखेंगे, सांभर एक 5 बार हफ्ते में बनता है। हर वक़्त बनने के टाइम 10 से 15 ग्राम सांभर पाउडर यूज़ होता है। मतलब हम 12 कंज़म्पशन ओकेशंस करीबन कवर करते हैं और अगर 5 बार सांभर हफ्ते में बनता है मतलब 260 कंज़म्पशन ओकेशन में से खाली 12 कवर करते हैं। तो हम सोचते हैं कि जो हमारा कंपनी का ऑर्गेनिक ग्रोथ का और साउथ इंडियन प्रोडक्ट्स का जो ग्रोथ चार्टर है, वो 4 चीज़ों पे निर्भर है। एक है पेनिट्रेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे एक प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश कराएँ। फिर है फ्रीक्वेंसी जो हम बोलते हैं कि आप अगर 12 बार एक बार खरीद रहे हैं तो आप 12 बार खरीदिए, अगर 12 बार खरीदे तो आप 20 बार खरीदिए और इससे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहते हैं। तीसरा जो हमारा है वो रेंज है। आप जानते हैं कि हमारे दोनों ब्रांड्स के बीच में 200-200 प्रोडक्ट की रेंज है। आप 200 प्रोडक्ट्स को साइड रखिए अगर हम बोले कि मसाले के डब्बे को देखें हम तो बेसिक 5 4-5 बेसिक स्पाइसेस रहती है। तो हम सोचते हैं कि एटलीस्ट 4 से 5 हमारे प्रोडक्ट के रेंज हर हाउसहोल्ड में अवेलेबल हो और फाइनल चीज़ है वैल्यू। तो आप इन सबको अगर कंबाइंड तरीके से देखेंगे और इन चीज़ों को लेके हमारे सारे मार्केटिंग, कंज्यूमर एक्टिवेशन, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सारे प्लान्स इसके बेसिस पे बनते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास खाली साउथ इंडिया में डीप जाने से बहुत बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल हमारे पास पड़ी है। जी, संजय सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की है। होपफुली सर लिस्टिंग के समय भी फिर से जुड़कर ग्रोथ के ऊपर भी ज़्यादा हम यहाँ से डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सर फिलहाल के लिए और बेस्ट विशेस फॉर द आईपीओ एंड लिस्टिंग। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।